Focus, ideate, innovate, enable. संतान का सुख किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत होती है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के दबाव ने कई दंपतियों से ये सुख छीन लिया है। भारत में पिछले 3 दशकों में इनफर्टिलिटी यानी संतान दंपति की तादाद 50% बढ़ी है और आज ये एक आम समस्या हो गई है। लेकिन इनफर्टिलिटी की इस समस्या से जो दंपति पार भी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आखिर में वो पूरी तरह हताश हो जाते हैं। ऐसे जोड़ों के लिए अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इलाज के जरिए ऐसे कई दंपतियों को अपने बच्चे की खुशी मिली है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में इंदिरा आईवीएफ ग्रुप एक ऐसा ही नाम है। इंदिरा आईवीएफ ग्रुप इनफर्टिलिटी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का वन स्टॉप सेंटर बन गया है। लगभग 40 वर्ष पहले मैंने निसंतानता के क्षेत्र में कदम रखा। उस वक्त जब हम लोग रिसर्च वगैरह करते थे तो ऐसा पाया गया था कि अधिकतर जो निसंतान कपल हैं वो लेडीज़ का ही अधिकतर इलाज किया जाता था, जबकि पुरुष को छोड़ दिया जाता था। तब हमारे दिमाग में आया कि अगर पुरुषों का इलाज नहीं करेंगे तो इस केस में सफल होना बहुत मुश्किल है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में डॉक्टर अजय मोडिया काफी मशहूर हैं। उन्होंने इंदिरा आईवीएफ ग्रुप में अपने विजन को उड़ान दी है। उनके इस जुनून से पेशेंट्स को किफायती दामों में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल पाई। हमारा मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन नवीनतम तकनीक का फ़ायदा उठा सकें। तो ये मोटो रख के 1987-88 में मैंने इस केंद्र की स्थापना की। आज इस केंद्र को लगभग 25-26 साल हो गए हैं। जैसा आपको पता है कि 2011 में हम लोगों ने ये नवीन तकनीक से युक्त ये क्लोज वर्किंग टेक्नोलॉजी इंडिया में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम दी थी और आज लगभग 4000 से ज़्यादा बच्चे 4 साल से कम समय में हम लोग कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है और इससे जुड़े कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। इनफर्टिलिटी जैसे हम जानते हैं किसी भी दंपति को या कपल को अगर 1 साल नॉर्मल ट्राई करने के बाद बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको हम इनफर्टिलिटी या निसंतानता कहते हैं। आजकल के ज़माने में बहुत चीज़ें देखी गई है, जैसे डिलेड मैरिज मोस्ट कॉमन, प्रेशर बहुत रहता है लोगों को, स्ट्रेस बहुत है अपने जॉब का। इन सब चीज़ों से इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है और आमतौर पे देखा गया है कि 1/3 केसेस में महिलाएं जिम्मेदार होती है, 1/3 केसेस में पुरुष और 1/3 केसेस में महिलाएं और पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं। स्त्रियों में जैसे है वजन बढ़ना, जिसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें होती है। पीसीओएस की जो तकलीफ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो हम जिसे कहते हैं, ये लाइफस्टाइल डिसीज है जिसमें ओबेसिटी, जिनका वजन बढ़ता है, इसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस बढ़ता जाता है। लाइफस्टाइल डिसीज में अगर आप पाए जाए तो स्मोकिंग, स्त्रियों में भी आजकल स्मोकिंग पाया जाता है, तो इस कारण अंडाणु पे फर्क पड़ता है। इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की रहती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। दोनों में फर्क क्या रहता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब ऐसी औरत जिसके आज तक कभी भी बच्चा नहीं ठहरा है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब ऐसी औरत जिसके कभी बच्चा हुआ था लेकिन किसी कारणवश अभी बच्चा होने में परेशानी हो सकती है। तो ये 2 तरीके के केसेस रहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को लेकर एक कल्पना बनी हुई है कि ये सिर्फ महिलाओं से जुड़ी समस्या है। ऐसी ही दूसरी कल्पनाओं पर नजर डालते हैं। इनफर्टिलिटी या निसंतानता के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि एक शहरी बीमारी है, शहर के लोगों को ज़्यादा होती है। पर अक्सर ये देखा गया है कि गांवों के जो दंपति हमारे यहाँ आते हैं वो काफ़ी मात्रा में आते हैं और गांवों में भी ये बीमारी उसी मात्रा में पाई जाती है जितनी कि शहरी इलाकों में।
शहरी इलाके और गांवों, इन दोनों में इसके अलग अलग कारण होते हैं। शहरी इलाकों में काफ़ी भागदौड़ रहती है, उनके जीवन में काफ़ी स्ट्रेस रहता है और उनके खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी मिलावट होती है। इन सब कारणों से मूल रूप से शहरी इलाकों में इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन अगर हम गाँवों में आएँ तो पहली बात तो यह है कि वहाँ पे सैनिटेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब रहता है। दूसरा, लोगों में जानकारी का अभाव रहता है, जिसके कारण वो शुरुआत में डॉक्टर के पास ना आकर शुरू में नीम, हकीम, पूजा पाठ इत्यादि के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके कारण से उनका जो जांच है, डायग्नोसिस है, वो काफ़ी देर से होता है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इंदिरा आईवीएफ की नींव 1988 में रखी गई। इसके बाद से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में इसने कई कामयाबियां हासिल की। आज उदयपुर, पुणे और दिल्ली में इसके वर्ल्ड क्लास सेंटर्स हैं, जो हताश हो चुके कपल्स के दिलों में माँ बाप बनने की लौ जला रहे हैं। एक प्लान बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर पर हम लोग उन मरीजों को वहीं चिकित्सा सुविधा दे सकें। इसलिए उदयपुर के बाद हम लोगों ने करीब साल भर पहले पूना में एक सेंटर शुरू किया और आज वो सेंटर भी लीडिंग सेंटर है महाराष्ट्र का। अभी कुछ ही महीनों पहले हम लोगों ने दिल्ली में भी एक सेंटर शुरू किया ताकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी के ये लोग वहाँ इलाज करा सकें। पुणे जैसे कि आपको पता ही है, ये एक ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया की तरह जाना जाता है। बट आज निसंतान दाम्पत्यों के लिए पुणे में एक आशा का किरण, इंदिरा आईवीएफ का जो पुणे सेंटर है, वो एक आशा का किरण निर्माण हो चुका है। और ये 20,000 स्क्वायर फीट में एक्सक्लूसिव टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है और एक ही छत के नीचे यहाँ निसंतान दाम्पत्यों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। As we all know, Delhi NCR is a most populated area of our country. और जिस तरीके से इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इस तरह के सेंटर की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ साथ इफ़ यू सी द मेडिकल टूरिज्म, many patients are coming from overseas and this is a fantastic destination to treat them at good cost with good quality. मैं डॉक्टर ईशिता आप लोगों का इंदिरा इनफर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में वेलकम करती हूँ। ये लेक्चर आप लोगों के लिए इसलिए लेते हैं, बताने के लिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया क्या है, क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास या हिस्ट्री को देखते हैं। जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई उसका नाम था लुइस ब्राउन। और ये देखिए ये बच्ची कब पैदा हुई, 25 जुलाई 1978। यानी कि ये टेक्निक कितनी पुरानी है, 1978 की पुरानी टेक्निक है। और ये काम डॉक्टर स्टेप्टो और एडवर्ड्स ने लंदन में किया था। इंदिरा आईवीएफ में पेशेंट के साथ शुरुआत में ओरिएंटेशन सेशन होता है। उसमें उनके लिए मौजूद ढेरों ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया जाता है। काफी लोग आते हैं मेरे पास, 5 से 25 साल हो जाते हैं शादी के, जगह जगह दिखा के आते हैं। मुझे एक ही चीज कहते हैं कि मैडम हमने बहुत जांचें कराई हैं, हमारी जांचें देख लीजिए। मैं कहती हूँ जांचें सबकी देखेंगे, लेकिन हर केस अपने नजरिए से देखना चाहते हैं और 3 इम्पोर्टेंट टेस्ट हम करना चाहते हैं। अगर ये 3 इम्पोर्टेंट टेस्ट मैं कर लूँ तो 98% मुझे पता लग जाता है कि इस कपल में क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अगर पता लगे तो उसका सॉल्यूशन संभव है। तो देखना सभी की परेशानी इन 3 कारणों के आसपास होगी। ये 3 इम्पोर्टेंट टेस्ट हम हर कपल पे करना चाहते हैं और हर केस खुद से इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम का पता लगे, और प्रॉब्लम पता लगे तो उसका सॉल्यूशन संभव है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट टेस्ट जो मैं हर एक को एडवाइस करती हूँ करने के लिए, वो है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि औरत के अंडकोश में अंडा या स्त्री बीज बन रहा है कि नहीं। बच्चा होने के लिए स्त्री बीज का सही होना जरूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट टेस्ट, वो घर जहाँ बच्चे को रहना है वो जगह सही है कि नहीं, गर्भाशय, बच्चेदानी।
और तीसरा इम्पोर्टेंट टेस्ट ये देखना कि आदमी के वीर्य में जंतु की मात्रा की कमी तो नहीं है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट टेस्ट रहते हैं मेरे लिए कोई भी केस आगे प्रोसीड करने से पहले। इस सेशन से उन्हें इनफर्टिलिटी के बारे में तो बताया जाता ही है, उन्हें ये भी समझाया जाता है कि ये क्यों होता है और उसके उपचार क्या क्या हैं। तो हमारा एक ही प्रयास रहता है हर कपल इस तरीके से खुश रहे, एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति करा पाए हम। किसी को मुझसे कुछ पूछना है, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का कोई सवाल जवाब नहीं तो अभी एक एक करके आपसे बात करेंगे। यहाँ इधर आने के बाद IVF क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो इन डिटेल दे हैव एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी हियर। दैट पार्ट आई लाइक इट वेरी मच। पहली ही मीटिंग में हमको पता चला कि दिस इज राइट प्लेस, ये सही जगह होगी, क्योंकि काउंसिल कितनी अच्छी तरह की हमारी हमको बताया गया है कि क्या हो सकता है, कि वो क्या सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो के फोन पे बात करोगे तो भी चलेगा। पहली बार इंदिरा IVF में ही पेशेंट के साथ काउंसलिंग सेशन की शुरुआत हुई। इसमें उनकी रिपोर्ट की डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है और सही ट्रीटमेंट के बारे में मंथन किया जाता है। हम लोगों का मेन इंटेंशन यही रहता है कि जो भी हमारे पास दंपति आया है वो बच्चा प्राप्त कर सके और वो खाली हाथ नहीं जाए। अब काफ़ी टाइम से लोग इलाज करा रहे होते हैं, काफ़ी मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर के थ्रू वो गुजरते हैं और उनकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग नॉर्मली पेशेंट काउंसलिंग सेशन लेते हैं किसी भी पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट लेने से पहले। तो उसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उनकी जो खराबी है वो उनको बताई जाए, उनके लिए क्या बेहतर है और क्या उनको जाना चाहिए, किस प्रक्रिया के लिए उनको जाना चाहिए वो उनको समझाया जाए और उसके हिसाब से उनको प्रॉपर्ली काउंसिल करा जाए कि आपके लिए ये सही है और इस प्रक्रिया के लिए आपको जाना चाहिए। पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिसे हम कहते हैं TLC, टेंडर लविंग केयर। ये पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये पेशेंट्स इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली बहुत थके हुए होते हैं, जिनको रे ऑफ होप, आशा की कोई किरण दिखाई दे तो वो हम पे विश्वास करते हैं और वो आगे ट्रीटमेंट लेते हैं। इन पेशेंट्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके केस में इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है। जब वो एक बार समझ जाते हैं कि ये हमारी ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट हो रही है तो वो भी हम पे विश्वास रखते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए आगे पॉजिटिवली सोचते हैं। उनकी पॉजिटिव सोच हमारे लिए बहुत काम करती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि IVF में क्या होता है। फीमेल पार्टनर के ओवरी से कई एग्स को हटा लिया जाता है। इन्हें लैब में फर्टिलाइजेशन के लिए दिया जाता है। जिस महिला का IVF ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसे स्पेशल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि ओवरी में कई एग्स डेवलप किए जा सके। 36 घंटे बाद फ्लूइड यानी उस तरल पदार्थ को नीडल से बाहर निकाल लिया जाता है जिनमें एग होते हैं। इसके बाद ओवरी से निकाले गए एग्स को मेल पार्टनर्स के स्पर्म सैंपल के साथ मिक्स किया जाता है। एग्स और स्पर्म को 37 डिग्री तापमान पर 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस अवधि में कई स्पर्म सेल्स में सिर्फ एक एग के आउटर लेयर में पेनिट्रेट होते ही फर्टिलाइजेशन पूरा होगा। 2-3 दिनों के बाद हेल्दी एम्ब्रियो एक पतली ट्यूब के जरिए यूट्रस में ट्रांसफर की जाती है जहां ये विकसित होती है और गर्भधारण हो जाता है। IVF जैसे आप जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टेस्ट ट्यूब में बेबी का जन्म होना। IVF में औरत के शरीर से अंडे हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहरी शुक्राणु से मिला के भ्रूण तैयार कर लिया जाता है। आमतौर पे ये प्रक्रिया महिलाओं के
फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, जो हम बाहर टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और बाहर ही भ्रूण तैयार करके वापस से बच्चादानी में प्रत्यारोपित कर देते हैं, इसको सरल शब्दों में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ये एक बहुत पुरानी टेक्निक थी, 1978 से शुरू किया था। बेसिकली जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुई थी IVF से, उसका नाम था लुइस ब्राउन। प्रॉब्लम क्या थी, उसकी जो मदर थी उसकी दोनों ट्यूब्स में ब्लॉकेज था, दोनों नलियों में रुकावट था। तो 1978 में डॉक्टर्स ने क्या काम किया, जो काम नली में हो रहा था उसको बाहर किया। ट्यूब में बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है, जहां एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं, मिलके एम्ब्रियो तैयार होता है। जब ट्यूब में ब्लॉकेज है तो एम्ब्रियो तैयार नहीं हो पाता। तो 1978 में डॉक्टर्स ने जो काम ट्यूब में हो रहा था उसको बाहर किया। कई पेशेंट्स IVF सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर लेते हैं। अमूमन वे ये तब अपनाते हैं जब दूसरे सभी उपाय नाकाम हो जाते हैं। जहां तक IVF की बात है तो कामयाब होना तो बिना वक्त गंवाए शुरुआती दौर में इसकी तरफ कदम बढ़ाने की राय दी जाती है। नॉर्मली हम कहते हैं 1 साल के बाद बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को ट्राई करने के बाद, तो उनको जरूर एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। इसमें सॉफ्टवेयर तरीके हैं, जो पहले हम जांच करते हैं कपल में किस में खराबी है, महिला में खराबी है या पुरुष में खराबी है, और उस तरीके से फिर डिफरेंट तरह के इलाज पॉसिबल हैं। अगर सब चीज़ें सही हैं और पुरुषों में थोड़ी शुक्राणु की मात्रा कम है तो हमको IUI या कृत्रिम गर्भाधान अपनाना चाहिए। नॉर्मली 3 साइकिल 4 साइकिल तक आप ट्राई कर सकते हैं, और फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हमें तुरंत IVF की सलाह दी जाती है। IVF करवाना चाहिए, IVF से संतान प्राप्ति करनी चाहिए। या वो महिलाएं जिनकी शुरू से ट्यूबें बंद हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं, या उम्र दराज महिलाएं जिनका मासिक धर्म बंद हो गया है, या वे पुरुष जिनके शुक्राणु की मात्रा बहुत कम है, उनको हम शुरू में ही IVF की सलाह देते हैं। 2 तरह के पॉपुलेशन है अपने हिंदुस्तान में, कुछ गांवों में रहती है, कुछ शहरों में रहती है। गांवों में शादियां जल्दी हो जाती हैं, वहां अगर संतान नहीं हो पा रही है तो ये सोच समझ करके लोग देर करते रहते हैं कि अभी उम्र ही कितनी हुई है, 20 साल की है, 22 साल की है, हो जाएगा, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शादी को 1 साल हो गया है और आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो उम्र से संबंध नहीं है, तो आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। दूसरी तरफ शहरों में शादियां लेट होती हैं, वहाँ महिलाएं ये सोचती हैं या आसपास के लोग ये सलाह देते हैं कि अभी तो शादी होकर के 6 महीने हुए हैं, 1 साल ही हुआ है, हो जाएगा। तो वहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और संतान प्राप्ति की कोशिश करते हुए 6 महीने हो चुके हैं, नहीं हो पा रही है, तो भी आपको एक स्पेशलिस्ट की सलाह की जरूरत है। If we get a patient who is earmarked as a case of severe endometriosis, or if we know that she has fibroids in her uterus, or if we know that there are certain things for which they cannot do without IVF. For example, if the man has a severely poor sperm count, for instance, then IVF is the only treatment for them. Then we would not see how long they have been married for or what all other problems exist. We just advise them IVF. कई बार मनगढ़ंत कल्पनाओं और गलतफहमियों के चलते कपल्स IVF से दूर भागते हैं। वास्तव में IVF एक एडवांस प्रक्रिया है और इसे टेक्निकली साउंड और फुल प्रूफ होना जरूरी होता है। हमारे पास कई जगह से कई डिफरेंट बैकग्राउंड से पेशेंट आते हैं, गांव के हो गए, शहर के हो गए, या इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं। और हमने अक्सर ये देखा है कि कई पेशेंटों को ऐसी मिथ्स होती हैं कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया या IUI हो गया या और कोई प्रक्रिया हो गई, इसमें शुक्राणु बाहर से ले जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल गलत है। हम लैब में स्पेशल प्रिकॉशन लेते हैं, जो भ्रूण वैज्ञानिक हैं वो स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं कि किसी भी दंपति के अंडे या शुक्राणु या भ्रूण मिक्स नहीं हो और जो बच्चा होना चाहिए वो उसी दंपति का होना चाहिए। तो हमने एक स्पेशल टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं थर्ड ऑब्जर्वर टेक्निक, उसका हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर सकें कि जिस दंपति के अंडे और शुक्राणु हैं वही यूज़ करें ताकि जो बच्चा हो वो उन्हीं का हो। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी मिथ्स भी आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल 100% सही है कि शुक्राणु और अंडे उसी दंपति के होते हैं जिसका बच्चा होता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, मिथ्स हैं जो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ जुड़े हुए हैं।
जैसे कि क्या होता है कि ऐसे माने का आईवीएफ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एकदम सेफ प्रोसीजर है। आईवीएफ करने के दौरान मदर को कोई ऐसा अलग से इंजेक्शन ज़रूर लगते हैं पर वो कोई अनसेफ नहीं है। इवन आईवीएफ के द्वारा अगर माता गर्भवती बनती है तो उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही आगे चलती रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि ये मान्यता है आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा माता गर्भवती बनी है तो उसको 9 के महीने बेड में ही लगे रहना है, उसकी शारीरिक एक्टिविटी एकदम जीरो कर देनी है। बिल्कुल गलत बात है। वो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल लेडी की तरह पूरी तरह जी सकती हैं। उसके बाद दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आईवीएफ के बाद माता गर्भवती होती है, डिलीवरी होती है, संतान प्राप्ति, उसके बाद उनकी आगे की ज़िंदगी एकदम लेडीज़ की तरह नॉर्मल वो ज़िंदगी जी सकती है। रही बात आईवीएफ से द्वारा आए हुए बच्चों की, वो बच्चे भी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके बुढ़ापे तक एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही ज़िंदगी जीते हैं, सब कुछ ऐसे ही जीते हैं। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि आईवीएफ का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन थी। वो आज की तारीख में खुद गर्भवती होके नॉर्मल डिलीवरी बच्चों को डिलीवरी दे चुकी है विदाउट आईवीएफ कंसेप्शन। उनकी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। क्या आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट में मल्टीपल प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई शंका है? आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि माता के अंडाशय के अंदर हम बीज बनाते हैं। जो नॉर्मली 1 से 2 बीज बनते हैं उसको इंजेक्शन द्वारा ज़्यादा बीज बनाते हैं, 10 से 12 जितने। सामने उतने शुक्राणु उनके हस्बैंड के द्वारा लिए जाते हैं, उनको बाहर टेस्ट ट्यूब में मिला के 10 से 12 गर्भ बनाए जाते हैं। तो यही गर्भ में से जो अच्छी क्वालिटी के गर्भ होते हैं 3 से 4 गर्भ इस अंदाज से माता के गर्भ में डाले जाते हैं कि उसमें से एटलीस्ट 1 या 2 गर्भ चिपक जाए और प्रेगनेंसी आगे पॉजिटिव रहे। तो इसी के कारण आईवीएफ का ये सीन रहता है कि कई बार सिंगल प्रेगनेंसी के अलावा ट्विंस भी हो जाते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं। हमारे सेंटर में और मेरी पर्सनल मान्यता ये है कि ट्विंस तक हम चलाते हैं, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह आगे चला सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिपलेट्स या उससे ज़्यादा क्वाड्रुपल्स होते हैं तो हम उसमें से तीसरे या चौथे गर्भ को टाइम के अनुसार, नियमों के अनुसार, उसको एम्ब्रियो रिडक्शन बोलते हैं, उसका नाश करते हैं। क्योंकि ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी आगे जाती है तो समय से पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो कम आयु के, कम वजन के डिलीवरी ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एम्ब्रियो रिडक्शन किया जाता है। गर्भ का कुछ अंतराल पे नियमों के अनुसार नाश किया जाता है इंजेक्शनों के द्वारा। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, माइनर प्रोसीजर है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। उदयपुर में सूरज उगते ही कई पेशेंट्स घर चिराग जल उठता है। डॉक्टर अजय मोडिया ऐसे कुछ कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको सेंटर से फायदा हुआ। उनके घर में नई सुबह हुई। कई सालों की निराशा और टेंशन के बाद इन कपल्स के लिए आशा का सवेरा जागा। इन कपल्स का खुशी का ठिकाना नहीं है, दिल की उमंग जग जाहिर हो रही है। उनकी हंसी की गूंज दूसरे सेंटर्स में भी सुनाई देगी। कामयाबी सिर्फ चमत्कार नहीं। आइए आईवीएफ से जुड़ी यूनिक केस स्टडीज और इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानते हैं। अनीता और संजय रंका की शादी 20 साल पहले हुई। उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। इनफर्टिलिटी के पहेली का जवाब पाने में उन्हें 20 साल लगे। I did around 6 to 7 IVF हम लोग ने किया था। ऑल डॉक्टर्स ने तब ऐसे ही बोला एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू विल कंसीव। मैंने वो सब फेल ही था ऑल। बट व्हेन आई केम टू इंदिरा IVF सेंटर आफ्टर आई क्लोज डाउन माई ट्रीटमेंट फॉर 10 years एंड अगेन ऐड देख के मुझे जो इच्छा हुई है यहाँ पर आने के बाद, तो फिर सर ने बताया कि एंडोमेट्रियन में थोड़ा प्रॉब्लम है एंड बिकॉज नाउ द एज फैक्टर दैट फर्टिलिटी इज गॉन डाउन। मिसेज अनीता रांका ने 6 IVF पहले बाहर करा रखे हैं, औरंगाबाद में करा के आई थी बट वो उनका किसी वजह से सक्सेस नहीं रहा। फिर हमारे यहाँ आई तो हमारे यहाँ में उसका फर्स्ट टाइम सक्सेस रहा। हमने एक्चुअली उनके केस में प्रॉब्लम क्या था कि मैडम का एज काफ़ी था, शी वॉज लाइक 45 years और सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी था। हस्बैंड का काउंट लेस देन 5 million था। सो बेसिकली हमने उनको oocyte डोनेशन के लिए एडवाइस किया। सो शी अंडरवेंट अ oocyte डोनेशन।
हमने उनके लिए ICSI किया, ICSI विच इज़ द लेटेस्ट टेक्निक, कि एक सबसे बेस्ट एग को सबसे बेस्ट स्पर्म के साथ मिला के एम्ब्रियो तैयार किया जाता है और फिर यूट्रस के अंदर डाला जाता है। देन उसके साथ, क्योंकि इनके पहले इतने सारे IVF फेलियर्स थे, वी ऑल्सो एडवाइज्ड हर लेजर असिस्टेड हैचिंग। तो जो एम्ब्रियोज होते हैं उनके बाहर की थिकनेस कम कर दी जाती है ताकि वो इजीली यूट्रस से या बच्चेदानी के अटैच कर पाएं। सो दिस वाज द बेसिक विद हर। 10 साल के बाद ये जो सामने एक एड आई, पूना की फर्स्ट एड थी शायद, इन द मंथ ऑफ जून 2014। वो एड देखने के बाद हम एक सिम्बायोसिस कॉलेज में जो इनका कॉन्फ्रेंस हुआ, उस दरमियान में डॉक्टर मर्डिया खुद आए थे और अमोल लुंकड़ से हमारा इंट्रोडक्शन उसी टाइम पे हुआ था। तो उन्होंने हमें बोला कि ये हमारे लिए चैलेंज है, हम ये चैलेंज को पूरा करेंगे और इस चैलेंज को आप हमारे IVF सेंटर में ट्राई करो। जबकि मेरे पास एक 18 साल की लड़की है जो मैंने अडॉप्ट की हुई है, मेरी सिस्टर की। वी आर लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू द बेबी बिकॉज द रीज़न इज कि एक तो 23 साल का गैप है और 18 साल का मेरी अडॉप्टेड चाइल्ड के बीच में मेरा है। तो इसके दरमियान में हम मायूस से हो गए थे कि भाई हमारी ज़िंदगी में अभी एक ही चीज़ रही है, बच्चे की शादी करो और आराम करो। अब लेकिन हमारे लिए वो 18 साल वापस एक्शन रिप्ले है जो हमें बहुत एंथुसियाज्म पैदा करेगा। शायद अगर हमारी ज़िंदगी चलती रही 68, 67 तक, तो वी विल श्योरली सी दैट द अदर बॉयज मैरिज और किड्स मैरिज, whoever will come in. That's the main thing and we will are the most happiest family because it is going to, हमारा बचपन वापस शुरू हो गया अभी। एक उदाहरण सरोज और उसके पति का भी है। नादानी और सामाजिक सीमाओं के चलते उन्हें सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। सरोज योगेश, उम्र करीब 37-38 साल है दोनों की। शादी को 12 साल बीत चुके थे और कोई बच्चा नहीं था और हमारे पास आए थे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स लेके। तो हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तब जाके हमको पता पड़ा कि वाइफ के अंडे बनने कम हो गए, जो कि स्वाभाविक भी है कि 30 साल की उम्र के बाद औरतों के अंडे बनने कम हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है और 35 साल के बाद ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। घर वाले खुश नहीं थे IVF में, बोले भगवान ऐसे ही दे देगा लास्ट में, तो वो करा नहीं है IVF। तो फिर हमने भाई 12-13 साल ऐसे देख लिया, फिर अब बोला फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर IVF कराया सब। दस साल पहले करा ले तो सबसे अच्छा रहता, क्योंकि ये जो जैसे हमने हमें 5-7 लाख रुपए खर्च किए तो वो बच सकते थे। जब हमने इनकी जांच करी तब हमको पता पड़ा कि इनके अंडे अच्छे नहीं हैं, या अंडे कम मात्रा में बन रहे हैं और ये आमतौर पे देखा भी गया है, सोशल स्टिग्मा है या लोगों के घर में ये टेंडेंसी होती है कि अभी तो शादी को 2-3 साल ही हुए हैं, कोशिश करो बच्चा हो जाएगा, या कहीं जाके झाड़ फूंक करा लो, या कि नीम हकीम बाबाओं के पास चले जाओ। ऐसे करते करते आम तौर पे सभी दंपतियों का समय बीतता जाता है और हमारे पास जब दंपति आते हैं तब अमूमन 10 से 15 साल बीत चुके होते हैं शादी के। तब हमको जांच करके पता पड़ता है एक खराबी है, तो उनका डोनर एग लेके हमने आगे IVF किया था और आज रिजल्ट हमारे सामने है कि सक्सेसफुल हो गए हैं वो पीएस। मंजुश्री चौधरी की तो मां बनने की उम्मीदें टूट गई थीं, जब तक वो इंदिरा IVF पुणे नहीं पहुंची। मैं तो हूँ मारवाड़ी, वापस थोड़ा ज्यादा ही होता है हमारे में, अरे इनको नहीं है, बहुत ऐसे सुनाई दिया। बहुत मायूसी हुई, मतलब कितनी बार तो रोई भी हो इसके लिए, उम्मीद छोड़ दी थी मतलब एक बार तो। मंजू जी का 2 बार IVF गुजरात में फेल हो चुका था। मैंने लास्ट टाइम जब नवसारी में करवाया था, लास्ट टाइम वो डॉक्टर ने बोला कि हम तो भगवान है नहीं, तो थोड़ा सा मन में बहुत लग गया। आपने मतलब एक बार उम्मीद देते हो फिर ऐसे बोलते हो सक्सेस नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। वो ये मान के आए थे कि उनका ये लास्ट चांस है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। हमने जब उनका सारा टेस्ट किए और उनका हिस्ट्री पूरा स्टडी किया डिटेल में, उसके बाद हमने ICSI करने का फैसला लिया। उनका ICSI का ट्रीटमेंट किया गया जिसके साथ हमने लेज़र असिस्टेड हैचिंग को जोड़ा और इस दोनों जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनके सहयोग से उनका प्रेगनेंसी अचीव हो पाया। थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं शायद कुछ
सुनने में थोड़ा गलत लग रहा है कि नहीं कि आपके सच में प्रेग्नेंट हो, फिर यकीन हुआ। जब वो यहाँ सर्वप्रथम आई तो सोशली इमोशनली वो काफ़ी टेंस थी, थोड़ी डिप्रेस थी। यहाँ के पॉजिटिव पेशेंट्स को मिलके एक एनर्जेटिक माहौल को देख के उनमें आशा निर्माण हुई, जिसके और ये जो पॉजिटिविटी पेशेंट में आ जाती है इसके कारण भी ट्रीटमेंट में उसका उपयोग होता है। बस आने के बाद में सक्सेस हुआ, वही काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसे और तुम कुछ बोल नहीं पाओगी ज़्यादा। आज भी समाज में इनफर्टिलिटी को लांछन कहा जाता है। ऐसा खास तौर पर छोटे कस्बों और गांवों में देखा जाता है। अरुणा इसी का शिकार थी। समाज में तो सभी लोग ऐसा ही मतलब कहते हैं कि यहाँ पता नहीं कहाँ इलाज लोग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, और नहीं लोग अच्छा देखते हैं, और जब हो जाता है परेशानी तो खुद को उठानी पड़ती है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो लोग मुझसे अपने बच्चे छुपा लेते हैं। ट्रेन में निकली, बस में चली तो किसी का बच्चा अगर मैंने छू लिया तो लोग उससे खींच लेते हैं। एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि मैं अभिशापित हूँ, ये औरत बांझ है, इससे अपने बच्चों को दूर रखो, इससे नज़र लग जाएगी। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है हमारे देश में, हमारा जो कल्चर है, जो निसंतानता होता है, इनफर्टिलिटी, इसे एक अभिशाप के तौर पे लेती है। मगर समाज तो सभी कुछ कहता है, समाज को कहने दीजिए। अरुणा राजेंद्र ये कपल आए थे, 20 साल से इनके बच्चा नहीं हो रहा था और पहले 2 बार कहीं आईवीएफ करा के फेल हो चुके थे। इनका आईवीएफ साइकिल विफल हो चुका था। तो हमने जांच करके पता किया इनको डोनर की ज़रूरत थी, तो डोनर अंडा लेके हम आगे बढ़े। और चूंकि इनके 2 आईवीएफ फेलियर थे तो हमारी विशेषज्ञ टीम ने ये डिसाइड किया कि हमको लेज़र असिस्टेड हैचिंग तकनीक से ही इनके केस में आगे बढ़ना चाहिए। लेज़र में भ्रूण के खोल को हम लेज़र विधि द्वारा छील देते हैं ताकि भ्रूण को खोल से बाहर निकलना और बच्चेदानी में जाके चिपकना, इसमें सहूलियत होती है, आसानी होती है। और इस विधि से अपना 10 से 15% सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आज ये रिजल्ट है इसका सामने हमारे पास कि लेज़र विधि से हमने इनका डोनर साइकिल आईवीएफ किया। जो 2 साइकिल पहले फेल हो चुके थे वो आज हमारे यहाँ सक्सेस हो चुके हैं। पहली बार मैंने कानपुर में करवाया था तो वहाँ कम से कम 4-4.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था। उसके बाद मैंने 4 साल बाद लखनऊ में करवाया, वहाँ मेरा 8 लाख रुपया लगभग ख़त्म हुआ, कुछ भी नहीं रिपोर्ट आई। उसके बाद मैं 2-3 साल तक कुछ भी नहीं हमने करवाया, बैठी रही। फिर मामा ससुर के लड़के ने मुझे बताया पेपर से, तो उन्होंने कहा कि आप उदयपुर दिखाएं, उदयपुर में आपको हो सकता है काम हो जाए आपका। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम नवंबर से यहाँ आई और नवंबर से मेरा इलाज चालू हुआ और मार्च में हमको सफलता मिल गई। इंदिरा आईवीएफ ग्रुप को देश की संस्कृति और विरासत से जुड़े होने पर गर्व है। मेवाड़ की राजधानी रह चुका उदयपुर देश के बेहद खूबसूरत शहरों में से एक है। आज ये सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। वहीं पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है। देश की राजधानी और दिल्ली गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। आगरा और जयपुर के बाद ये अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन सभी जगहों पर रहने के कई किफायती विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में कपल्स कम पैसों में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
आजकल मेडिकल टूरिज्म का बहुत रिवाज है और जैसा कि पता है आप लोगों को भी और अपन जानते भी हैं कि बाहर ये चिकित्सा सुविधा बहुत महंगी है। तो आजकल बहुत लोगों का ये रुझान भारत की तरफ हो रहा है और स्पेशली जो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में 20-25 लाख रुपए अमेरिका वगैरह में लगते हैं, वो वही चीज़ यहाँ 1.5-2 लाख रुपए में हो जाती है। तो उन लोगों का रुझान बहुत है। तो सऊदी अरब से, अमेरिका से, दुबई से लोग बाग यहाँ आते हैं और अब तो हम लोगों ने एक दिल्ली में भी सेंटर शुरू कर दिया है जहाँ ये आराम से आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। और मैं सोचता हूँ शायद दिल्ली का हमारा बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ सभी तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे हम लोगों ने उपलब्ध कराई। आज भारत के डॉक्टर्स को विश्व के बेस्ट डॉक्टर्स में माना जाता है और इसी श्रृंखला में आज जो निसंतान दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति के सुख के लिए जो अलग अलग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, टेस्ट ट्यूब बेबी, इक्सी, ये फैसिलिटीज़ और इसका जो सक्सेस है और इसके लिए होने वाला ओवरऑल खर्च को अगर आप देखें, ये सारे बातों को देखते हुए भारत ये एक हब बन चुका है जहाँ अनेक हजारों विदेशी दाम्पत्य आके अपना संतान प्राप्ति का सुख पूरा करना चाहते हैं। बेस्ट सुविधाएं और बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत में अवेलेबल है। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो भ्रूण वैज्ञानिक है, वो भी भारत में विश्व के बेस्ट भ्रूण वैज्ञानिक अवेलेबल है। सरोगेसी, डोनर सर्विसेज, ये भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। इंदिरा आईवीएफ ये सुनिश्चित करता है कि आपका ट्रीटमेंट सुनियोजित, किफायती और बिना किसी परेशानी के हो। उनका प्रोग्राम पूरी तरह से साइंटिफिक होता है और वे प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सेंटर में कम से कम विजिट की जरूरत पड़े। ऐसे में शहर के बाहर से आने वाले कपल्स को भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने इस प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन किया, शायद इंडिया में कोई डॉक्टर फॉलो नहीं करता। मैं हर पेशेंट को सिर्फ 2 ही बार बुलाता हूँ और दोनों बार प्लान्ड वे में बुलाता हूँ। प्लान्ड वे में मतलब उसको पता होता है कब आना है और कब जाना है, और जब वो पहली बार आते हैं तो दूसरी बार का उसकी जांच करने के बाद बता दिया जाता है कि दूसरी बार कब आना और कब जाना। तो अमूमन हर पेशेंट का हम 2 विजिट में ये खत्म कर देते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। आइए इंदिरा आईवीएफ में पड़ने वाली फीस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, बजट तो कैसा है, हमने मिनिमम कम से कम करने की कोशिश करी है ना। तो 2 पार्ट में लोग डिवाइड करते हैं उसको, हॉस्पिटल फीस और इंजेक्शंस तो कॉस्ट करता है 60 to 80,000 बिकॉज वो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस रहते हैं, इंपोर्टेड इंजेक्शंस रहते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं फीमेल को एग को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। लोग सस्ते इंजेक्शन भी यूज कर रहे हैं बट उससे फिर रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इंजेक्शन का तो एक फिक्स रहता है 60 to 80,000। कमी हम अपने हॉस्पिटल फीस में कमी कर सकते हैं, वो कम करके हमने काफी कम करी है। इट इज 25,000। उसमें हमने सभी कुछ इंक्लूड कर दिया है, पेशेंट के कंसल्टेशन, उनके ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफीज, लैब के चार्जेस, वार्ड के चार्जेस, डॉक्टर्स फीस, एवरीथिंग वी हैव इंक्लूडेड इन दैट। हम ये सोचते हैं कि जैसे डॉक्टरों के जाते हैं वो धीरे धीरे पैसा लगता है, हमारा महसूस नहीं होता। मैं ये भी नहीं बोलूँगा बहुत सस्ता है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा बहुत महंगा है, क्योंकि जो IVF प्रोसेस है ये ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी करवाइए, थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है। आराम से हर पॉकेट को हो सकता है 25,000 के पैकेज में। CNBC आवाज पर यह खास सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम IVF ट्रीटमेंट में टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे पर गौर फरमाएंगे और देखेंगे आपको ताज्जुब में डाल देने वाली एक अनोखी केस स्टडी।